स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी इतने अच्छे से फंक्शन कैसे कर पा रही है? क्योंकि उसको गार्ड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सारे लोगों का, सारे सिटीजन्स का पूरा फेथ है, विश्वास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि हर तरीके के इलेक्शंस, हर चरण में इलेक्शंस, स्टेट में, जनरल असेंबली के इलेक्शंस हमारे सारे के सारे जो है फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। नाउ द पॉइंट कम्स, जो इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा कि यहां पे वोट्स की चोरी हुई। बेंगलुरु की एक सीट में जहां पर 1 लाख से ज्यादा वोट्स की चोरी हुई। एक तरीके से यह क्रिमिनल एविडेंस है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। हमको ये समझना पड़ेगा कि एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का फंक्शन करना एक छोटी मोटी बात नहीं है। हम वर्ल्ड में ग्लोबल स्केल पे लोग आते थे डिफरेंट कंट्रीज और इंडिया से लर्न करते थे कि किस तरीके से हम एक इलेक्शन प्रणाली को एक फ्री एंड फेयर मैनर में रेगुलेट करते हैं, जहां पर हमारे पास एडल्ट फ्रेंचाइज है, सबके पास वोट का अधिकार है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सबको आर्टिकल 326 के तहत एडल्ट फ्रेंचाइज मिला हुआ है। पहले कई बार कुछ गड़बड़ियां मिली, 2019 में भी मिली हमको, 2023 में भी प्रॉब्लम्स मिली कि कभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो जाता था, कभी हमारी काउंटिंग थोड़ी डिले हो जाती थी। इस बार जो हमें क्लेम्स मिल रहे हैं वो क्लेम्स बहुत ज़्यादा संगीन हैं और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि वो बेसलेस एक्विजिशंस हैं। पॉइंट इज, वी विल अंडरस्टैंड जो प्रूफ सबमिट किए गए हैं वो प्रूफ्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन एविडेंस चाहता है कि उसे डॉक्यूमेंट करके लीडर ऑफ अपोजिशन दें और अटेस्ट करें, सिग्नेचर दें, सो दैट उस एविडेंस पर इन्वेस्टिगेशन चालू की जा सके। लेकिन एक बार नजर डालते हैं कि वो प्रूफ्स हैं क्या और ये किस गहराई तक चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो भी हम एलिगेशंस लगा रहे हैं। एक सीट थी 2023 इलेक्शंस, जो हमारे अभी इलेक्शंस 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे, बेंगलुरु की एक सीट थी महादेवपुरा। महादेवपुरा में लोकसभा के लिए हमारे इलेक्शंस हो रहे थे, तो वहां पर हैव एक्यूज्ड बीजेपी ऑफ ऑर्केस्ट्रेटिंग लार्ज स्केल इलेक्टोरल फ्रॉड इन महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शंस, एलिजिंग दिस स्क्यूड आउटकम इन द फेवर ऑफ बीजेपी। बीजेपी के लिए फेवर में आया। क्या क्या तरीके से जो अलग अलग चीजों के तहत वोट की चोरी की गई है। पहला है डुप्लीकेट वोटर्स। डुप्लीकेट वोटर्स मींस वो वोटर्स जो एक जगह पर वोट कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर रहे हैं, एक सीट पे वोट कर रहे हैं और वो दूसरी जगह पे भी जाके वोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वोट्स एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बढ़ जाते हैं। और उन्होंने बहुत ज्यादा उस वीडियो में दिखाया भी, प्रेजेंट किया उस रैली में कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर वोटर कई अलग अलग जगह पर वोट कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन की उनकी टीम ने। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, एक ही बिल्डिंग में, एक ही हाउस होल्ड में, एक ही जगह के एड्रेस पर कई सारे वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, फ्लॉ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर ये सच है तो देन इट बिकम्स अ बिगर ब्लंडर। 40,000 वोट्स इनवैलिड एड्रेसेस से कास्ट किए गए हैं। ये जो है, दिस इज नॉट जस्ट अ स्मॉल थिंग, ये हमारे सिटीजन्स के साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस मतलब एक सिंगल एड्रेस पे बहुत सारे बल्क वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इनवैलिड फोटोज, या तो फोटो समझ में नहीं आ रही है कि किसकी है, या फिर वहां पर नो फोटोज अवेलेबल हैं। मिस यूज ऑफ फॉर्म 16। मिस यूज ऑफ फॉर्म 16 मतलब फॉर्म 16 वो होता है जहां पर न्यू वोटर्स रजिस्टर होते हैं। तो न्यू वोटर्स रजिस्टर होने में जो रिकॉर्ड्स हैं वो पुराने रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारे नए ऐसे वोटर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जिनका रिकॉर्ड हमें नहीं मिल पाता है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस लोकेलिटी के हैं। इस तरीके से ये 5 अलग अलग तरीके से 1 लाख से भी ज्यादा वोट्स कास्ट किए गए इस जगह पर, वोट की चोरी की गई। बेसिकली दिस हैड बीन द एलिगेशन। और ये बहुत बड़ी बात है इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स, हम समझेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। 1 लाख प्लस फेक वोटर्स वोट अधिकार रैली में इसको प्रेजेंट किया लीडर ऑफ अपोजिशन ने, और वहां पर उन्होंने इन सारी इरेगुलरिटीज के बारे में डिस्कशन किया। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक स्तंभ की तहत है जो गार्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे सिटीजन्स के अधिकार को, कि हमारे
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे प्रतिनिधि इस देश का कानून बनाएं, इस देश को आगे लेके जाएं, जैसी पॉलिसीज हमें चाहिए। लेकिन अगर वो प्रतिनिधि हमारे चुने हुए नहीं होंगे या वो वोट्स हमारे द्वारा नहीं लगाए गए होंगे, तो उससे क्या होगा कि सिटीजन्स का भरोसा इस डेमोक्रेसी से कम होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर त्वरित रूप से एक्शन ले। इससे पहले भी हम देखेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है, वोट्स के लिए बार बार ये मुद्दा उठाया गया है। बहुत सारे पॉलिटिकल रिटेलिएशंस भी हुए हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में। इससे क्या होता है, आज जो ये सवाल है हमारे सामने, इससे होता है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस फॉर द बिग इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 के तहत बहुत ज़्यादा प्लेनरी पावर्स दे दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप एक फेयर इलेक्शन कराने के लिए कुछ भी कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपको किसी और कानून की ज़रूरत नहीं है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानून की बैकिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक्शन ले सकते हो फेयर कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन इस फेयर कंडक्ट से क्या मिलेगा, आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है, आप सबका विश्वास आता है इलेक्शन में। यानी कि जो व्यक्ति, जो पॉलिटिकल पार्टी हारती भी है इलेक्शंस में, वो भी कहती है, लूजर ऑफ द इलेक्शन ऑल्सो फील्स दैट ओके इट इज़ अ फेयर चॉइस। हमारे सिटीजन्स नहीं चाहते थे कि हम सरकार बनाए, या फिर हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में उतनी बात नहीं थी जो सिटीजन्स को अपील करती हो, देयरफॉर दे मे लूज। लेकिन अगर हारी हुई पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपके लीडर ऑफ अपोजिशन ये फील करते हैं कि इलेक्शन रिग्ड था, इलेक्शन में फेक वोट्स थे या वोट्स की चोरी थी, किसी भी तरीके से थी वो, तो इससे क्या होता है, एक तरीके का डिसबिलीफ क्रिएट होता है। ये डिसबिलीफ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, एक पब्लिक डिसबिलीफ है, जिसकी वजह से आज आप देखोगे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, बहुत सारे स्टेट्स में एडवाइजरी इशू की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि कम्युनल राइट्स हो सकते हैं या फिर बहुत तरीके के प्रोटेस्ट हो सकते हैं। कई जगह पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, पर्टिकुलरली बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह पर उनकी वेबसाइट, स्टेट वाली वेबसाइट डाउन कर दी गई है क्योंकि पब्लिक डिसकॉन्टेंट ना बढ़ जाए। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसका फंक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका फ्लोर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सीलिंग नहीं, फ्लोर है, बेस है, इसी बेस पर हमारी डेमोक्रेसी खड़ी होती है। अगर बेस हिल जाएगा तो पूरी डेमोक्रेसी हिल सकती है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये अधिकार हर एक सिटीजन को जो मिला है, इसका मतलब तभी रहेगा जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। वार्निंग बेल 2019 के इलेक्शंस में भी बजाई गई थी क्योंकि उस समय भी हमारे बहुत सारे सिटीजन्स ने, हमारे 64 रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, उन्होंने भी अपना कहा था कि कुछ न कुछ त्रुटियां हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है। 83 आर्मी वेटरन्स, एकेडमिशियंस एंड जर्नलिस्ट, उन्होंने बहुत शार्पली वर्डेड लेटर्स में कंडेम किया था कुछ इश्यूज़ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे रिटायर्ड ऑफिशियल्स, एकेडमिशियंस, इलेक्शन कमीशन ट्रांसग्रेशन मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओपेक हैं, जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की कमी है। फॉर्म 17C, एक सिंपल सी बात बताते हैं। फॉर्म 17C क्या होता है कि किसी भी पोलिंग बूथ में अभी कितने वोट्स कास्ट किए गए, कितने वोट्स पोल किए गए, इसकी लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, लेकिन तुरंत पब्लिश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है तुरंत पब्लिश? उसको अपनी ट्रांसपेरेंसी पूरी मेंटेन करनी चाहिए, इससे सस्पिशन आता है। कई बार हमने देखा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, लेकिन अगर वो किसी बड़े पब्लिक फिगर के अगेंस्ट है, अगर वो रूलिंग पार्टी के किसी एमिनेंट मिनिस्टर के अगेंस्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत तेजी से एक्शन नहीं लेता है, डिले करता है एक्शंस लेने में। कई बार वोट जो पोल का कंडक्ट है उसको काउंट करने में, वोट्स को काउंट करने में टाइम लग जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। एलिगेशंस, डिफरेंट एलिगेशंस लगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन एक्शन, हेट स्पीच पे एक्शन नहीं लिया। कम्युनल कैंपेन्स, जहां पर जातिवाद को एक मुद्दा बना करके वोट मांगा जा रहा है, जहां पे कास्ट को मुद्दा बना के वोट मांगा जा रहा है, वहां पर भी कई बार देखा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्शंस नहीं लिए हैं। डिलेड रिस्पॉन्स टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस, बाद में रिस्पॉन्स आता है, पर्टिकुलरली बाय हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस। सो पॉइंट इज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है कि आज ये एक वीक इंस्टीट्यूशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेट मी टेल यू, TN सेशन के टाइम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन के उभरता है और वो किसी के सामने झुकने को नहीं तैयार होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी ये गलतियां, अपनी ये कमियां, अपनी इन मिस्टेक्स को रिफॉर्म करना पड़ेगा, ओवरऑल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी कई बार
इस पे आया है कि वीवीपैट जो मशीन यूज होती है उसमें एक सेंट्रल यूनिट होती है। वो सेंट्रल यूनिट आप कहीं से भी किसी भी अलग बूथ से अगर वोट भी देते हो तो क्या होता है उस सेंट्रल यूनिट को कि आपका वोट तुरंत सेंट्रल यूनिट में जाकर के लॉग होता है। अगर सेंट्रल यूनिट को किसी ने मैनिपुलेट कर लिया तो आपका वोट भी मैनिपुलेट हो सकता है। ये सवाल वीवीपैट पर भी कई बार उठते रहे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई हैं। लेकिन इसकी वजह से मैं इनको क्यों एलिगेशंस कह रहा हूं, मैं इसको एलिगेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी वजह से ही क्या होता रहा है कि बार बार पब्लिक डिसबिलीफ या पब्लिक डिसकॉन्टेंट आता है। द डिफाइनिंग साइलेंस एंड अ ब्रोकन लेगेसी। टीएन सेशन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा इमेज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टार्निश होने से बचाई। एट दैट टाइम उन्होंने ही टुक ऑल द एफर्ट्स एंड ही सेड आई एम नॉट हेयर टू बी लाइक्ड। मुझे कोई लाइक करे ना करे, कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करे ना करे, बट आई एम हेयर टू इंश्योर इलेक्शंस आर कंडक्टेड फेयरली। उन्होंने इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करने के लिए हर एक बंदोबस्त किया, हर तरीके की ट्रांसपेरेंसी लाई और उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की रियल पावर्स क्या होती हैं वो बताया। आज हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल टाइम लो पर है, उस पर बहुत तरीके के एलिगेशंस भी लग रहे हैं और कई सारी कमियां भी दिख रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं 2023 में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की एक टसल देखने को मिलती है। ये जो मेजर टसल है जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन लेकर के आ रहे हैं, ये एक क्लेम है। मैं स्ट्रक्चरल फ्लॉज की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चरल फ्लॉज की। सबसे पहले क्या होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट एक अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक जजमेंट देता है। बस आराम से समझना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कौन सा पैनल करेगा, कौन सा पैनल सेलेक्ट करना चाहिए, तो उन्होंने 3 मेंबर का पैनल बनाया जो सेलेक्ट करेगा। उसमें थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक है लीडर ऑफ अपोजिशन और एक है न्यूट्रल पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3 लोग, प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी से, लीडर ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से और एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का तुरंत जवाब दिया हमारी पार्लियामेंट ने और बोला कानून बना करके कि इस पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जजमेंट देगा, हम डिसाइड करेंगे। और उस जजमेंट में उन्होंने क्या चेंज किया कि अब जो मेंबर थे उसमें से चीफ जस्टिस को हटा करके उन्होंने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कर दिया। यानी कि अगर आप देखोगे तो अब जो मेंबर्स हैं सिलेक्शन कमेटी के, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर, सिलेक्शन में से 2 मेंबर्स ऑलरेडी रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं। यानी कि जो भी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम वो यस मैन टू द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होगा। ठीक है, तो हमें यह समझना पड़ेगा जो एक्ट बना था, इस एक्ट के तहत उन्होंने इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को गवर्न किया। आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन इंस्टीट्यूशन इज बिकमिंग वीक। अब जो रेफरी था इलेक्शन कमीशन, अब वो भी प्लेयर बन गया इस पूरे गेम में। इलेक्शन में वो भी एक प्लेयर बन गया, कठपुतली बन गया बेसिकली। जो वॉचडॉग था, जो जिसको गार्ड करना था इस डेमोक्रेसी को, ठीक है, वो खुद भी इन्वॉल्व हो गया इसी प्रोसेस में। दिस इज द प्रॉब्लम। व्हेन द रेफरी बिकम्स द प्लेयर, दिस इशू डेफिनेटली कम्स। तो सवाल उठता है एक चीज पे, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जेन्युइनली इंडिपेंडेंट है? आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन हैव अ फिक्स सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। हमारी बॉडी के पास पावर्स तो बहुत है 324 आर्टिकल के तहत, लेकिन फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। बजट उनका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, वो चार्ज नहीं है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। नाउ इवन देयर अपॉइंटमेंट प्रोसेस, वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई हैं। तो क्या इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जेन्युइनली है? मुझे जरूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अगर हम दूसरे देशों को देखें, दूसरे देश में इलेक्शन कमीशन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फेयर्सली इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। विदाउट क्लियर नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एंड फुल ट्रांसपेरेंसी। सो बस 2 मुद्दे हैं बहुत मेजर। एक मुद्दा है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट इनटू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है, और दूसरा मेजर मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। आज हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन डिमांड क्या कर रहे हैं? वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन इपिक नंबर जो होता है, जो आपका वोटर आईडी कार्ड पे एक नंबर होता है इपिक नंबर, उसको आप पब्लिक डोमेन में ले आ दो, सब देख सकते हैं किस
पोलिंग बूथ पे कितने वोट्स और कौन कौन से पर्सन वोट कास्ट कर रहे हैं, इसको हम ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको डिक्लेयर बाद में करता है, अपने हिसाब से करता है। इस तरीके की ओपेकनेस, सस्पिशन और क्वेश्चन दोनों लेकर के आती है। ट्रस्ट कैन बी रीबिल्ट, ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट बनाने में थोड़ा समय लगेगा। हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो सबसे पहली चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होना चाहिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस। वो सिर्फ एक लॉ द्वारा जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किया उससे नहीं, बल्कि किसी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हम इंश्योर कर सके कि इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना हो पाए। फुल फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी किस लिए चाहिए? इंडिपेंडेंस के लिए चाहिए। ये भी है कि कई बार जो डेट्स निर्धारित की गई हैं इलेक्शंस की, वो डेट्स इस हिसाब से आती हैं कि उन डेट्स वो टाइम, वो प्लेस फेवर कर रही हो रूलिंग पार्टी को। ये भी एलिगेशंस लगे हैं इलेक्शन कमीशन पे। ट्रांसपेरेंट ऑडिट्स एंड अकाउंटेबिलिटी, जो भी अगर आज ये एलिगेशन हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लगा रहे हैं तो उसका इंश्योर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कुछ गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करे, उसको ओवरऑल करे, उसको चेंज करे। मैं ये बता दूं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं देखा गया कि एक वोटर 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर रहा है, रैदर कुछ ऐसे वोटर्स भी प्रेजेंट किए लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो आई ओपनिंग थे। वो आपके लखनऊ में भी वोट डाल रहे हैं, वो आपके महाराष्ट्र में भी वोटिंग कर रहे हैं, वो कर्नाटका में भी वोटिंग कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी वही वोटर वोट डाल रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए हमें ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी की साथ में जरूरत है, नहीं तो हमारे सिटीजन्स का फेथ हट जाएगा इलेक्शन कमीशन से। And it is true, Election Commission of India needs to regain its credibility. Courageous लीडरशिप होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन, जैसे TN सेशन ने वो लीडरशिप दिखाई, फियर्स लीडरशिप दिखाई, वो इंडिपेंडेंस गेन की, उसी तरीके से हमें लीडरशिप चाहिए। डजंट फ्लिंच इन द फेस ऑफ पावर, इन द फेस ऑफ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज। सो इंडियन डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बुलवर्क है, जो वॉचडॉग है, हमें उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उसकी इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी हमें चाहिए। और इसके लिए हमें चाहिए कि जो भी हमारे मैलियजेस हैं, जो भी एलिगेशंस हैं, जो भी क्रिमिनल एलिगेशंस हैं, हम उसकी जांच करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी जांच करे और उसको रिफॉर्म करे, तभी ये रिबिल्ड किया जा सकता है। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप वीडियो पॉज कर सकते हो और मुझे जरूर आंसर दें इसका। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, आई विल लाइक दैट कमेंट। यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। दोज ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज आप तैयारी करना चाहते हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हम लेकर के आए हैं फाउंडेशन कोर्स, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026। आप ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश बैच। आप इन तीनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बेसिक प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराई जाती है। आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हो कोड ART Live, ART Live आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।